हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हो गए 9 जून और आज इस क्लास में मैं आपको करवाने वाली हूं जो कुमार गौरव सर द्वारा आज 9 जून को करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई है। इसका मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से रिवीजन करवाऊंगी। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपकी पूरी क्लास का रिवीजन भी हो जाएगा। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास को गायत्री मंत्र से, जिसमें आज करवाया गया है भारतीय संविधान के जो भाग है 22 भाग, उनको आज हम इस क्लास में देखेंगे। गायत्री मंत्र में भाग फर्स्ट इसमें दे रखा है संघ और राज्य क्षेत्र। हमारे भारत में अभी 28 राज्य और 8 यूटी है और आर्टिकल 1 से 4 में इसका उल्लेख किया गया है। फिर देखिए भाग 2 ये नागरिकता से संबंधित है, आर्टिकल 5 से 11। भाग 3 ये मौलिक अधिकार से संबंधित है, आर्टिकल 12 से 35। फिर देखिए भाग 4 ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं और आर्टिकल 36 से 51 में इसका उल्लेख किया गया है। फिर आता है भाग 4 के ये मौलिक कर्तव्य का उल्लेख इसमें किया गया है और आर्टिकल 51 के में इसका उल्लेख है। इसको सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जो है 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976। इसके तहत 10 मौलिक कर्तव्य इसमें जोड़े गए थे और 11वां मौलिक कर्तव्य जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 इसके तहत जोड़ा गया था। फिर देखिए भाग 5 ये संघ सरकार से संबंधित है। ये जो स्टार्ट होता है आर्टिकल 52 से 151 तक जो है संघ सरकार का उल्लेख किया गया है, जिसमें आता है अध्याय फर्स्ट जिसमें कार्यपालिका का उल्लेख है आर्टिकल 52 से 78 तक। फिर आता है अध्याय सेकंड जो कि संसद देश में ये आर्टिकल 89 से लेकर 122 तक है। अध्याय थर्ड ये राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ जैसे कि अध्यादेश जारी करना, ये आर्टिकल 123 के तहत जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। फिर अध्याय फोर्थ इसमें संघ की न्यायपालिका है, जैसे सुप्रीम कोर्ट हुआ, ये 124 से 147 के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट की प्रावधान दिए गए हैं। फिर देखिए अध्याय 5 इसमें CAG इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 148 से 151 में। फिर देखिए भाग 6 ये राज्य सरकार से संबंधित है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 152 में किया गया है। इसमें देखिए अध्याय फर्स्ट जो कि साधारण है, इसमें 152 से 237 तक जो है राज्य सरकार का उल्लेख किया गया है, जिसमें अध्याय सेकंड इसमें कार्यपालिका का उल्लेख है 153 से 167 तक जो है राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख है। फिर अध्याय थर्ड इसमें राज्य का विधानमंडल, जिसमें आर्टिकल 168 से 212 तक इसका उल्लेख किया गया है। फिर देखिए अध्याय 6 क्या है, अध्याय फोर्थ इसमें राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ जैसे कि राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करना, ये आर्टिकल 213 के तहत जारी किया जाता है। अध्याय फिफ्थ ये राज्यों के हाईकोर्ट से संबंधित है, जो कि 214 से 232 आर्टिकल तक। फिर देखिए अध्याय 6 ये अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित है, जिसमें आर्टिकल 233 से 237 आ जाता है। फिर देखिए भाग 7, तो भाग 7 में क्या है, राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड खे जो कि निरस्त कर दिया गया था और आर्टिकल 238 इसी के तहत निरस्त किया गया था। भाग 8 इसमें संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख है आर्टिकल 239 से 242 तक। भाग 9 ये पंचायतों से संबंधित है, ये आर्टिकल 243 से 243 ओ तक। भाग 9 के इसमें नगर पालिकाएँ हैं 243 पी से 243 ZG तक। फिर देखिए सहकारी समितियाँ, ये भाग 9 के खे तक है 243 ZH से 243 ZT तक इसका उल्लेख किया गया है। फिर देखिए भाग 10 इसमें अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र का उल्लेख है, ये आर्टिकल 244 से 244 के अंदर निहित है। फिर देखिए इसमें अध्याय फर्स्ट विधायी संबंध, ये क्या है, एक मिनट देखिए भाग 11, तो इसमें संघ और राज्यों के बीच का संबंध, ये जो संविधान का भाग 11 है इसके अंदर बताया गया है और यह आर्टिकल 245 से 263 के अंदर आता है। इसमें अध्याय फर्स्ट में विधायी संबंध है जो कि 243 से 255 के अंदर आता है और अध्याय सेकंड में प्रशासनिक संबंध है जो कि आर्टिकल 256 से 263 में आता है। फिर देखिए भाग 12, तो भाग 12 में वित्त संपत्ति समुदाय और वाद, ये भाग 12 में आ जाता है जो कि आर्टिकल 264 से 300 ए तक है। अध्याय फर्स्ट में वित्त आता है जो कि 264 से 291 तक है। अध्याय सेकंड में ऋण लेना आता है जो कि 292 से 293 तक है। अध्याय थर्ड ये संपत्ति समुदाय अधिकार बाध्यताएं और वाद से संबंधित है जो कि आर्टिकल 294 से 300 तक है। फिर देखिए अध्याय फोर्थ, तो ये संपत्ति का अधिकार है जो कि
इसमें आ जाता है आर्टिकल 300 के अंदर। फिर देखिए भाग 13, तो भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और जो समागम होता है इसका उल्लेख किया गया है और यह आर्टिकल 301 से 307 के अंदर है। नेक्स्ट है भाग 14, तो भाग 14 में संघ और राज्यों के भी अधीन जो सेवाएं होती है ये आर्टिकल 308 से 323 के मध्य आती है। अध्याय फर्स्ट में है सेवाएं, जो कि आर्टिकल 308 से 314 में है। अध्याय सेकंड में है लोक सेवा आयोग, जो कि आर्टिकल 315 से 325 में है। फिर आता है भाग 14 के, तो इसमें अधिकरण दिया गया है जो कि आर्टिकल 323 के से 323 खे तक दिया गया है। फिर देखिए भाग 15, तो इसमें निर्वाचन का संबंध है, इसमें निर्वाचन का उल्लेख भाग 15 में किया गया है जो कि आर्टिकल 324 से 329 के में है। फिर देखिए इसके अंदर भाग जो 16 है संविधान का, इसमें कुछ वर्गों से संबंधित जो विशेष प्रावधान है ये आर्टिकल 330 से 342 के तक दिया गया है। नेक्स्ट है भाग 17, तो भाग 17 में जो राजभाषा है इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 343 से 351 तक। इसमें अध्याय फर्स्ट में संघ की राजभाषा क्या है, संघ की भाषा, जो कि आर्टिकल 343 से 344 तक है। फिर है अध्याय सेकंड, इसमें प्रादेशिक भाषा है जो कि आर्टिकल 345 से 347 तक है। और फिर देखिए अध्याय जो थर्ड है, इसमें अध्याय थर्ड ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की आदि की जो भाषा होती है वो आर्टिकल 348 और 349 में है। अध्याय फोर्थ में देखिए इसमें विशेष निर्देश जो है ये 350 और 351 आर्टिकल में है। फिर देखिए भाग जो 18 है इसमें आपात उपबंध दिया गया है जो कि आर्टिकल 352 से 360 तक है। तो राष्ट्रीय आपात जो है आर्टिकल 352 के तहत लगता है, राष्ट्रपति शासन ये 356 के तहत और वित्तीय आपातकाल ये आर्टिकल 360 के तहत लगता है। फिर देखिए भाग 19, तो भाग 19 में प्रकीर्णन दिया गया है जो कि आर्टिकल 361 से 367 तक है। फिर भाग 20 ये संविधान संशोधन से संबंधित है जो कि आर्टिकल 368 के तहत होता है। फिर देखिए भाग 21, तो ये अस्थायी संक्रमणशील जो विशेष उपबंध होता है जो आर्टिकल 369 से 392 तक है। फिर भाग 22, इसमें संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी से प्राधिकृत पाठ और जो निरसन है ये अपना संविधान का जो भाग 22 है इसमें दिया गया है और ये आर्टिकल 393 से 395 तक है। तो ये था गायत्री मंत्र। फिर देखिए आज की करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एशिया इंटरनेशनल कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर स्थित है? तो ये स्थित है अमेरिका का न्यूयॉर्क। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023 ये एशिया द्वारा लॉन्च की गई है, जिसका फुल एशिया मतलब इंटरनेशनल, एशिया इंटरनेशनल जारी करने वाली संस्था है और इसमें टोटल 20 देश शामिल है, 120 देश। तो फिर देखिए इसमें क्या आधार रखा जाता है इसमें रैंकिंग का, तो ये आधार रखा जाता है मुद्रास्फीति जो है ये कहाँ पर अधिक बढ़ रही है और आवास की कीमत कहाँ पर अधिक है, इसी के आधार पर जो है इसमें रैंकिंग दी जाती है। तो इसका आधार पर जो फर्स्ट रैंक है ये न्यूयॉर्क अमेरिका की है और न्यूयॉर्क जो है ये हडसन नदी के किनारे स्थित है और यहीं पर यूएनओ का हेडक्वार्टर स्थित है। सेकंड पर है हांगकांग, थर्ड पे है जिनेवा स्विट्जरलैंड जो कि यूरोप का फर्स्ट है इसमें और यहीं पर जो है WEF, WHO, ILO, WTO आदि के जो है हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट है लैंड ऑफ प्रश्न, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 इसमें भारत की रैंक है 161 और इसको जारी करने वाली संस्था है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। फिर देखिए लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक, इसमें भारत की रैंक है 38 है, सर्वाधिक आबादी वाला देश ये भारत बन गया है। इंडिया जस्टिक रिपोर्ट 2022 इसमें भारत का जो फर्स्ट राज्य है इसमें कर्नाटक है और अंतिम है इसमें उत्तर प्रदेश। फिर देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 इसमें भारत की रैंक 126 है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 इसमें भारत की रैंक 108 है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स इसमें भारत की रैंक 4th है। यूनिकॉर्न इंडेक्स भारत की रैंक इसमें 3rd है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 इसमें भारत की रैंक 13 है। फिर देखिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 इसमें भारत की रैंक 8 है। और भारत में सर्वाधिक संपत्ति वाले CM कौन है? तो ये आंध्र प्रदेश के जगनमोहन रेड्डी हैं। और इसके बाद देखिए सबसे गरीब CM कौन है? तो ये है ममता बनर्जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, नाटो के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास एयर
डिफेंडर 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो ये किया गया है जर्मनी में। तो एयर डिफेंडर 2023 ये नाटो द्वारा लॉन्च किया गया है। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है और इसमें टोटल 31 देश है और नवीनतम देश है इसका फिनलैंड। इसके बाद देखिए ये अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास है जो कि अभी जर्मनी में लॉन्च किया गया है नाटो द्वारा। इसका आयोजन जर्मनी में किया जा रहा है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और इसमें जो है 10,000 प्रतिभागी शामिल होने वाले हैं और टोटल 250 विमान इसमें शामिल हुए हैं। फिर देखिए इसका अंदर देखिए रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जो उपस्थित परिस्थिति है इसको काउंटर करना इसका उद्देश्य है। इसके बाद देखिए बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है और यहीं पे यूरोपियन यूनियन और नाटो का हेडक्वार्टर स्थित है। इटली इसकी राजधानी रोम है और यहाँ पर FAO का हेडक्वार्टर स्थित है और रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है। फिनलैंड इसकी राजधानी हेलेंस्की है जिसको फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है। जर्मनी इसकी राजधानी बर्लिन है और जर्मनी को ही विश्व का रूर क्षेत्र कहा जाता है, विश्व का काला प्रदेश जहाँ पर कोयले के लिए प्रसिद्ध है ये। और भारत का रूर प्रदेश ये दामोदर नदी को कहा जाता है। फिर देखिए ललन टॉप में अल मोहद अल हिंदी 2023 ये किसके मध्य आयोजित किया गया है, तो ये भारत और सऊदी अरब के मध्य इसको आयोजित किया जा रहा है और इसमें भारत की तरफ से INS तर्कस और INS सुभद्रा इसमें शामिल हुए हैं। फिर देखिए समुद्र शक्ति 2023 और गरुड़ शक्ति ये भारत और इंडोनेशिया के मध्य होने वाली एक्सरसाइज है। अजय वॉरियर 2023 ये भारत और UK के मध्य हुई है और कोकण एक्सरसाइज ये भी भारत और UK के मध्य होती है। लिक्ट क्या है, लॉक्ड शील्ड साइबर रक्षा अभ्यास ये नाटो के द्वारा किया जाने वाला एक्सरसाइज है। कोप इंडिया तर्कस वज्र प्रहार ये भारत और USA के मध्य होती है। कोकण अभ्यास ये भारत UK के मध्य होता है। एफिडेक्स 2023 ये भारत और अफ्रीका के मध्य आयोजित किया गया है पुणे के अंदर। और क्या है वर्ल्ड कोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास ये भारत और सिंगापुर के मध्य हुआ है। फिर देखिए सिम्बेक्स ये भारत और सिंगापुर के मध्य आयोजित किया गया है। सिम्बेक्स ये भारत और सिंगापुर के मध्य होने वाले एक्सरसाइज है। सूर्य किरण भारत नेपाल, एक्वेरियन भारत मालदीव, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के मध्य। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे अभी नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर एक क्वेश्चन नंबर 3 ट्रैकिंग SDG 7 द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023 ये लॉन्च की गई है हाल ही में। ये जारी की जाती है IEA द्वारा, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा अभिकरण है इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसकी रिपोर्ट जो है इसका नाम है ट्रैकिंग SDG 7 द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023। तो इसमें जो है क्या है कि 2015 से 2030 तक इसमें SDG के 17 गोल रखे गए हैं। इसमें से जो अभी हाल ही में जो ये अभी लॉन्च किया गया है इसमें तो विश्व में विद्युत की आपूर्ति 91% हो रही है। ये 2021 के तहत ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। और इसमें भारत के लिए बताया गया है कि विद्युत आपूर्ति में भारत ने 100% आंकड़ा पार कर लिया है। और कुकिंग के लिए स्वच्छ ऊर्जा ये भारत में 71% है और नवीकरणीय ऊर्जा 36% है। तो ये 3 चीज़ें आप याद रख लेना। फिर है IEA इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में स्थित है। IUCN इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। UNFCCC इसके हेडक्वार्टर बोन जर्मनी में है और स्थापना 1994 में हुई थी। WWF इसके हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। फिर देखिए SDG गोल, तो SDG गोल 17 है टोटल। इसमें से फर्स्ट है गरीबी का उन्मूलन करना, सेकंड है भूखमरी, फिर थर्ड है स्वास्थ्य, फोर्थ है शिक्षा, फिफ्थ है लैंगिक समानता, सिक्स है इसमें स्वच्छ जल, सेवंथ है किफ़ायती स्वच्छ ऊर्जा जो हाल ही में अभी लॉन्च हुआ है 2023 में, और 13 में दिया गया है क्लाइमेट एक्शन, और 17 जो है इसमें SDG गोल 17 इसमें साझेदारी ये इसमें दे रखी है जो कि इसका लास्ट गोल है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 विश्व महासागर दिवस 2023 ये 8 जून को बनाया गया है और इसकी थीम है प्लैनेट ओशियंस टाइड्स आर चेंजिंग। ये पहली बार जो है 2009 में मनाया गया था और राष्ट्रीय समुद्री दिवस ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है।
फिर देखिए 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 17 जून को मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया जाता है, 7 जून को खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाया जाता है और 14 जून को विश्व रक्त दिवस मनाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर ये प्रशांत महासागर है और दूसरा है अटलांटिक महासागर और तीसरे पर है हिंद महासागर। नेक्स्ट है ललन टॉप प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा महासागर ये प्रशांत महासागर है, सेकंड पे अटलांटिक है, थर्ड पे हिंद महासागर है। मेरियाना ट्रेंच किस महासागर का सबसे गहरा ट्रेंच है? क्या है? ट्रेंच है। तो ये है, इसकी गहराई है 1100 किलोमीटर, क्या है, सॉरी 11,000 किलोमीटर। यहाँ पे करेक्शन कर लेना आप, इसकी जो गहराई ये 11,000 किलोमीटर है और ये प्रशांत महासागर में स्थित है। कौन सा महासागर सारगेसो सागर से संबंधित है? तो ये है अटलांटिक महासागर, जिसकी आकृति एस आकार की है। फिर देखिए बरमुडा ट्रायंगल, ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। फिर देखिए यूरोपियन तुर्की और एशियाई तुर्की को पृथक करने वाला सागर ये मरमरा सागर है और जो यूरोपियन तुर्की है इसमें तुर्की का इस्तांबुल स्थित है और एशियाई तुर्की में तुर्की का अंकारा स्थित है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का पहला प्री इंडक्शन नाइट परीक्षण कहाँ किया है? तो ये किया गया है जो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है ओडिशा में, यहाँ पे इसका परीक्षण किया गया है। और अग्नि प्राइम प्री इंडक्शन नाइट, इसकी रेंज है 1000 से 2000 किलोमीटर के मध्य और ये सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। ये सॉलिड फ्यूल 2 श्रेणियों में इसमें यूज़ किया जाता है। और डीआरडीओ इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को और इसके हेड अभी समीर कामत और इसका जो ध्येय वाक्य है ये है बलस्य मूलम विज्ञानम। नेक्स्ट है, और इसी के लिए सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? अग्नि प्राइम की। तो इसमें देखिए जो 1983 में एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा IGNP क्या है IGMDP प्रोग्राम चलाया गया था 1983 में, जिसमें अग्नि फर्स्ट और अग्नि फिफ्थ ये भी शामिल थे। इसे जो अग्नि सीरीज है इसके ये इसी के द्वारा लॉन्च किए जा रहे हैं। अग्नि फर्स्ट की जो रेंज है ये 700 किलोमीटर है और अग्नि फिफ्थ जो कि ICBM जो है ये मिसाइल है बैलिस्टिक मिसाइल, ये 5000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। फिर देखिए जो प्रोग्राम चलाता है इसमें कौन कौन सी मिसाइल है, तो पटना के नाम से इसको याद रखिए। पटना मतलब P से हो जाएगी पृथ्वी जो कि सरफेस टू सरफेस है, फिर है अग्नि जो कि सरफेस टू सरफेस है, त्रिशूल ये सरफेस टू एयर है, नाग ये एक एंटी टैंक मिसाइल है और आकाश ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो ये चीज़ें आप याद रख लेना। फिर देखिए PSLV C-54 ये रॉकेट लॉन्च किया गया है, इसके द्वारा भूटान के जो सैटेलाइट है INS-2B इसको लॉन्च किया गया है। PSLV C-55 इसके द्वारा सिंगापुर के उपग्रह को लॉन्च किया गया है। GSLV F-12 इसके द्वारा भारत की नेविगेशन की सेकंड पीढ़ी का फर्स्ट उपग्रह लॉन्च किया गया है। फिर देखिए SSLV D2 इसके द्वारा आज़ादी सेट और EOS-07 को लॉन्च किया गया है और ये इसकी पहली सफल उड़ान है। मेगाट्रॉपिक्स ये वापस अभी प्राप्त किया गया है और इसको लॉन्च किया गया था भारत और फ्रांस के द्वारा। फिर देखिए खैबर और फतेह हाल ही में ईरान द्वारा लॉन्च किया गया है और ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी स्पीड 15 मैक है और ये दोनों खैबर और फतेह ये ईरान द्वारा लॉन्च की गई है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, दूरदर्शन पर भारत की पहली अंग्रेजी महिला समाचार प्रस्तुतकर्ता कौन है जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो ये है गीतांजलि अय्यर। ये जो है इनको पार्किंसंस रोग था जिसकी वजह से इनका निधन हो गया और ये पार्किंसंस रोग ये मस्तिष्क से संबंधित है, भूलने की बीमारी से, इसी कारण इसका जो है अभी निधन हुआ है। और साथ ही में देखिए ये फेमस कहाँ से हुई थी? जो 1982 में एशियन गेम्स हुए थे दिल्ली में, यहाँ पे ये फेमस हुए थे। और इसके बाद देखिए ललन टॉप में कैप्टन शिवा चौहान ये सियाचिन में उपस्थित पहली महिला थी जिनका निधन हुआ था। PT उषा ये भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष है। दीपिका मिश्रा वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली एयरफोर्स की पहली महिला है। माधवी पुरीपूछ ये SEBI की फर्स्ट महिला अध्यक्ष है और मिशेल यो ये ऑस्कर प्राप्त करने वाली पहली एशियन महिला है और सुषमा पटेल ये नेत्रहीन महिला टीम की पहली कप्तान है। फिर देखिए जॉर्जिया मेलोनी ये इटली की फर्स्ट महिला राष्ट्रपति बनी है। क्रिस्टीना कोच ये आर्टेमिस मिशन के तहत चांद पर जाने वाली पहली महिला है और रियाना बर्मानी ये साउथ अरेबिया की फर्स्ट महिला है जो कि अंतरिक्ष में गई है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7, अंडर-20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है साउथ कोरिया में और ये 20वें नंबर की है। इसमें फर्स्ट रैंक आई है जापान की 21 पदक के साथ।
सेकंड आई है चाइना की 19 पदक के साथ जिसमें 11 गोल्ड है। थर्ड आई है भारत की 19 पदक के साथ जिसमें 6 गोल्ड है। फिर देखिए नेक्स्ट ललन टॉप क्वेश्चन में खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है। ये 5वें नंबर का है। इसका शुभंकर था आशा और फर्स्ट रैंक पे है महाराष्ट्र, सेकंड पे हरियाणा और थर्ड पे मध्य प्रदेश। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया है और ये 3rd नंबर का है। महिला प्रीमियर लीग, इसमें विजेता टीम बनी है मुंबई और इसमें टोटल 5 टीमें हैं। फिर देखिए फीफा वर्ल्ड कप 2022, इसका आयोजन कतर दोहा में हुआ है। 22वें क्रम का है। विजेता अर्जेंटीना थी, उप विजेता फ्रांस। गोल्डन बॉल का अवार्ड ये लियोनेल मेसी को मिला है। गोल्डन बूट का अवार्ड एम्बाजे जो कि फ्रांस के रहने वाला है इनको मिला है। शुभंकर है इसका लाइव। नेक्स्ट है IPL 2023, इसकी विजेता टीम है चेन्नई सुपर किंग्स जो कि 5 बार विजेता बनी है। उप विजेता है गुजरात टाइटंस, ये 16वें क्रम का है। इसमें टोटल 10 टीमें थी। ऑरेंज कैप शुभ मंगिल को मिला है, 890 रन बनाए इन्होंने। और पर्पल कैप मोहम्मद शमी को मिला है 28 विकेट लेने के लिए। फिर प्ले अवार्ड ये मिला है दिल्ली कैपिटल्स को। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023, ये 5वीं बार लॉन्च किया गया है। पहली बार 2019 में लॉन्च हुई थी और इसको लॉन्च किया है स्वास्थ्य मंत्री जो मनसुख मंडाविया इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसके बाद देखिए इसको तैयार किया गया है फसाई के द्वारा, जिसमें इसमें 3 कैटेगरी में ये जो है रैंक दी गई है। बड़े राज्य में केरल फर्स्ट पे है, छोटे राज्यों में गोवा और जो यूटी है इसमें जम्मू कश्मीर फर्स्ट पे है। फिर देखिए ललन टॉप क्वेश्चन में राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में सबसे नवाचार राज्य ये कर्नाटक है। जल निकाय की पहली गणना में सर्वाधिक जल निकाय वाला राज्य ये वेस्ट बंगाल है। नेक्स्ट है दुग्ध और ऊन उत्पादन में राजस्थान फर्स्ट है। फर्स्ट पूर्ण ई गवर्नेंस वाले राज्य ये बनी है केरल। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक जारी करने वाली संस्था है ये BEE और फ्रंट रनर राज्य में आंध्र प्रदेश फर्स्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो ये बने हैं जनार्दन प्रसाद, किनके स्थान पर? डॉक्टर S राजू के स्थान पर। GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1851 में हुई थी और हेडक्वार्टर कोलकाता में स्थित है। फिर देखिए ललन टॉप में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम है। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। स्थापना 1861 में हुई थी। वर्तमान महानिदेशक V विद्यावती है। नेक्स्ट है एपिग्राफी। एपिग्राफी अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है नंद बाबा दुग्ध मिशन, ये उत्तर प्रदेश में चलाया गया है। इसका उद्देश्य है दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना, डेयरी विकास को बढ़ाना। फंड लगा है इसमें, कितना फंड है? 1000 करोड़ रुपए इसमें है। हेडक्वार्टर रखा गया इसका गोमती नगर उत्तर प्रदेश में। उद्देश्य है इसका दुग्ध विक्रेता अपने ही गांव में डेयरी सहकारी समिति पर उचित मूल्य पर दुग्ध बिक्री करना इसका मुख्य उद्देश्य है। फिर देखिए इसमें ललन टॉप ने विश्व दुग्ध दिवस ये 1 जून को मनाया जाता है। श्वेत क्रांति ये वर्गीस कुरियन द्वारा चलाई गई थी और मिल्क उत्पादन को बढ़ाना इसका उद्देश्य था। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। पंचामृत योजना ये उत्तर प्रदेश में चलाई गई थी गन्ना उत्पादन को बढ़ाने के लिए। एकमात्र जिला जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्वेश्चन नंबर 11 है माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली तमिलनाडु की पहली महिला बनी है मुथम्मीज सेल्वी। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। और आपको अगर आगे भी हर क्लास में गायत्री मंत्र चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे अभी नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास देखने के लिए थैंक यू।